मैं डंके की चोट पर और ऑफिशियली मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको हिना साहब को फोन करके बताया कि अब साहबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है। नंबर क्या अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफरोज खान और हमारी टीम पहुंची है बसरपुर जो यहाँ पे उपस्थित हैं और इस किस कारण पे यहाँ पे आए हुए हैं, चलते हैं इन्हीं से पूछताछ करते हैं। सबसे पहले सर हमारा चैनल में आपका स्वागत है। आप मदरसों और घेराबंदी के लिए आपका क्या सरकार आपकी तरफ से क्या योजना चला रही है? हमारे यहाँ बिहार सरकार का मदरसे के लिए काफ़ी फंडिंग आया, जो सरकारी होगा उस पर मदरसा के लिए फंड दिया जाएगा। जो कब्रिस्तान वक़्फ़ है उसको घेराबंदी जो करेगा सरकार, जो बच्चे इंडस्ट्री चलाना चाहते हैं उसके लिए 10 लाख रुपये गवर्नमेंट का मिल रहा है। भैंस पालन, मुर्गी पालन का अलग है। जितना तरह के उद्योग है, 100-150 तरह के उद्योग है, सब पर पैसा मिलेगा। दूसरा जी 72 स्कीमें हैं जो माइनॉरिटी की है, जिस पर हमारे हुदा साहब बताएंगे। 72 स्कीमें हमारे यहाँ 4-5 स्कीमें हैं। कब्रिस्तान घरवाना, मस्जिद का भी मदरसा बनाना, मदरसे का ज़मीन पर डेवलपमेंट करना, वक़्फ़ की जो प्रॉपर्टी है उस पर फील्ड बनाना, बच्चों को क्रिकेट खेलने के लिए, गेंदा खेलने के लिए, सब बनाने के लिए, ये सब हम लोग कल्याण विभाग से, जिसका मंत्री है भारत बिहार में जो हमारे जमा शाह बने हैं, ये फंड जो है खर्च करना चाहते हैं। दूसरा चीज़ अब्दुल कलाम आज़ाद फाउंडेशन स्कूल बनाने के लिए, मदरसा बनाने के लिए फंड देते हैं। ये सब पैसा बिहार सरकार जो खींची जाता है, प्रोजेक्ट बिहार से मुजफ्फरपुर से प्रोजेक्ट है और पटना से जो है फाउंडेशन हुआ दिल्ली से फंडिंग उसी आधार पर आता है। वो फंड थे जो जरूर हमने सदस्यता में 3 आदमी 2 आदमी भाग गए, एक आदमी डीजे में चले गए गौतम यादव, एक आदमी वकील है मुश्ताक साहब वो वकालत में चले गए, अकेले हम पड़े। और अकेले क्या क्या झेले हैं हम अब तो झेले तो अलग बात है, फिर वही बने हैं, रोज़ धमका धमकी आ रहा है। कहने का मतलब हम आएंगे तो 7 हमारे मुसलमान हैं, जिला का नहीं पूरे बिहार में। किशनगंज के प्रभारी रहे, कटिहार के प्रभारी रहे, अररिया के प्रभारी रहे, बेतिया और बक्सर के प्रभारी रहे। 7 स्टेट में हमने 523 करोड़ रुपया खर्च किया अपने कदम से। 523 करोड़ भारत सरकार का पैसा हमने खर्च किया और 500 करोड़ सीएम खर्च किए, सीएम राष्ट्र में भारत सरकार। हम 523 एक्स्ट्रा हमने 23 लाख एक्स्ट्रा खर्च किया। देखना हो तो किसान का सर्वे करूँ। अच्छा सर, आप जदयू से शुरू से हैं, शुरू से है ना, 30 साल से हैं और आपके जदयू पार्टी से मुस्लिम समाज का क्या नाराजगी है? तो आज तक वही हम नहीं समझ पाए कि हम हर सुविधा हम दे रहे हैं, न हम गोली चलवा रहे हैं, न गोली चलवा रहे हैं, न बोतल चलवा रहे हैं, हर सुविधा हम दे रहे हैं, तभी हमारे यहाँ लोग नहीं आते। इसलिए हम आपको बता रहे हैं अपने चैनल, आपको चैनल को, मुसलमान जो जिस पार्टी में हो सब जनता दल यू का तीर आगे और दिखा दे कि हम क्या हैं। एनडीए के साथ हम लोग हैं, लेकिन कोई पॉलिसी बीजेपी का हमारे यहाँ नहीं चलता। जो नीतीश कुमार चाहता है वही नहीं चलता। अच्छा, जैसे सर जैसे आप देख रहे होंगे एमएलसी पार्टी से रईस खान जो खान बदौर के नाम से जाने जाते हैं, वो आपके जदयू पार्टी से अभी ज्वाइन होना चाहते हैं, काफ़ी काफिलों के साथ वो घूम रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है, पार्टी ज्वाइन कराना हमारा पेशा नहीं। पार्टी ज्वाइन करने का अलग यूनिट है। जमा खान ये कौन जो है शाम बहादुर हैं, ये लोग ज्वाइनिंग कराने का इधर, हम ज्वाइनिंग वाले में कहीं नहीं। हमारे यहाँ जो आएगा उसको हम माला पहना देंगे, सभी को आए हैं उनको माला पहना देंगे। तो इसमें आपका विचार क्या है? वो एमएलसी से जो आपके जदयू पार्टी से ज्वाइन हमारे यहाँ करेंगे तब एमएलसी बनेंगे। पहले रईस का हमारे यहाँ ज्वाइन करें तब हम लोग उनके झंडा के नीचे हम लोग जाएंगे, हमारे झंडा के नीचे वो आ जाए उनके साथ हम लोग। तो काफिलों के साथ चल रहे हैं, तो आपको इसमें क्या रहा है? बहुत खुशी की बात है, काफिला के साथ जनता दल में झंडा नहीं निकाल रहे हैं। हमारा कहने का जनता दल यू का झंडा गाना है और घूमें काफिला के साथ, उनके साथ हम लोग भी घूमेंगे, उनके पीछे भी हम लोग चलेंगे, आगे चलने की जरूरत नहीं है। लेकिन सवाल है जब तक झंडा नहीं उनके पीछे क्यों जाएंगे? आज दैनिक भास्कर वाले हमारे साथ बैठे हुए, हमारा उपाध्यक्ष लिखा हुआ समाज सेवी लिखे हैं, दैनिक भास्कर है, मंगा के देख लीजिए, दीजिए। तो कहने का मतलब पहले जानिए कौन क्या है। हमारा मिशन है कि हमारे पार्टी में कोई आए, रईस खान है तभी स्वागत है। अगर दूसरा हिंदू बिरादरी का क्रिमिनल हो, कितना बड़ा क्रिमिनल हो। नजमुल हुदा साहब यहाँ पे मौजूद है और स्काइप पे क्या कारण यहाँ पे आम उपस्थित हैं, इन्हीं से पूछते हैं, ये बताएंगे। सर हमारा चैनल में सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, लोग यहाँ आए और
लोगों को मौका मिला कि अपनी बातों को रखने का चैनल के माध्यम से। देखिए, मेरा नाम सैयद नजमुल हुदा है और मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ अल्पसंख्यक और मैं सदस्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी सदस्य। यहाँ हमारा जो प्रखंड है वो लकड़ी नवीगंज प्रखंड है, बसंतपुर प्रखंड, और ये तीनों मिला के बड़े बड़ी विधानसभा है, इसमें 3 प्रखंड हैं। तो यहाँ के साथियों को ये हुआ कि साहब आप प्रदेश अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने हैं, तो हम लोग आपका स्वागत करना चाहते हैं, आप आइए। तो इसी सिलसिले में हम लोग यहाँ हैं। लेकिन अब ये है कि राजनीतिक आदमी जहाँ कहीं जाएगा राजनीति तो करनी पड़ेगा। तो हम लोग राजनीतिक लोग हैं और ख़ास करके राजनीतिक लोग हैं, लेकिन हम लोग राजनीति पूरे बिहार के लेवल पे करते हैं और ख़ास करके हम लोग अल्पसंख्यक समाज की राजनीति करते हैं, इसलिए कि हमारी पहचान अल्पसंख्यक है, तो हम लोग इसकी राजनीति करते हैं। और जहाँ कहीं भी पूरे बिहार में अल्पसंख्यक के लिए हम लोग आवाज़ उठाने का काम करते हैं, पार्टी स्तर से हो, सरकारी स्तर से हो या समाज के स्तर से, हर जगह हम लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई है और उठाते रहे हैं, चाहे वो नेता के पास कोई बात पहुँचानी हो। आपको एक मिसाल दूं कि अभी आप लोगों को शायद नहीं पता हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे उर्दू के स्कूल हैं, प्राइमरी स्कूल, जिसके पास अपना भवन नहीं, तो उसको क्या किया जा रहा है कि किसी दूसरी जगह उसको शिफ्ट कर दिया जाता है और उस स्कूल में उसको मर्ज करके जो उर्दू स्कूल की एंटिटी है उसको ख़त्म कर दी जा रही है। नुकसान उसका क्या है आप नहीं समझ पा रहे हैं, लोग पब्लिक नहीं समझ पा रही है, लेकिन हम लोग उस नुकसान को समझ रहे हैं। जैसे आप मसलन ये एक गांव है, इस गांव में एक गांव में स्कूल है, उर्दू प्राइमरी स्कूल है, जहां मुसलमान बच्चे जाके पढ़ते हैं, तालीम लेते हैं, बेसिक तालीम, जहाँ अलिफ बे ते से पढ़ते हैं। अब वो स्कूल अगर बंद हो जाएगा तो फिर हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे, किस स्कूल में तालीम लेंगे और उन बच्चों का क्या होगा। कम से कम उन स्कूल को चलाने के लिए 5-6 टीचर जो बहाल होते हैं वो अल्पसंख्यक समाज के टीचर बहाल होते हैं, तो फिर उनकी बहाली तो रुक जाएगी। जब स्कूल की एंटिटी ख़त्म हो जाएगी तो उनकी टीचर की बहाली ख़त्म हो जाएगी। इस मुद्दे को भी सरकार का मुद्दा है, लेकिन हम लोगों ने इस मुद्दे को भी अपने माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचा दिया और इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई होने जा रही है। और जहां जहां भी सरकारी स्कूलों को मर्ज किया गया है, भवन नहीं रहने के कारण वहां पे ज़मीन देखी जा रही है और अगर नहीं है तो भवन किराए पर लेके चलाया जाएगा, लेकिन उसकी इंटिटी जो है बरकरार रखी जाएगी। आप इस बात को समझिए कि सरकार और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो पॉलिसी है वो कैसी पॉलिसी है। आपने पूछा ना हमारे चेयरमैन साहब से कि मुसलमान फिर भी क्यों भाग रहे हैं। हमने इससे पहले बात वही मैं कर रहा था। नाराज़गी नहीं है, ना समझी है, होश नहीं है, जोश है। ना समझी क्या है कि हमारे जो विपक्ष के लोग हैं उन लोगों ने मुसलमानों के दिलों में, अल्पसंख्यक समाज के दिलों में ये बैठा दिया कि ये भाजपा के साथ हैं और भाजपा की जो राजनीति है वो मुस्लिम विरोधी है। ठीक है, इस वजह से हमारे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो लोग भड़के हुए हैं। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं कि जिस विपक्ष ने आज ये बात फैलाई है, उस विपक्ष ने 15 साल राजनीति किया, यहाँ पे सरकार चलाया। उन 15 सालों में मुसलमानों को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, कभी मुसलमानों ने इस पर सवाल नहीं किया। सीवान की सिर्फ मैं बात करूँ अगर, तो लोग सीवान के बारे में कुछ जो कहते हैं, शहाबुद्दीन साहब को, जिसको शेर बिहार लोग कहते हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अब तो इस दुनिया में नहीं रहे, उनके बारे में मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कह दूँगा बिल्कुल साफ, कि उनकी छवि से मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। काम तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, लेकिन उनकी छवि जो थी उस छवि को उन्होंने नहीं बदला। सही बात। जिसका नतीजा हुआ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचा। लेकिन
आज उस शहाबुद्दीन साहब देखिए कि कैसा मर्द मुजाहिद था कि मरते मरते मर गया, लेकिन पार्टी को नहीं बदला। लेकिन उस पार्टी ने उसको क्या दिया? उस पार्टी ने, उस राजद ने उनको क्या दिया? क्या दिया? कोई बताइए आप नहीं जानते हैं, आप पत्रकार हैं, आप नहीं जानते हैं। तो जानते हैं, आप बताइए। अपमानित किया उनको, उनको अपमानित किया, खुल्लम खुल्ला अपमानित किया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ धोखा किया, उनके साथ जो है नाजायज वो बर्ताव किया, सौतेलापन किया, उनके साथ गद्दारी किया, उनके साथ गद्दारी किया। गोली किसने चलवाया? उनके बच्चों के साथ आप देखिए कि एक अकेला उनका बेचारा उनका बेटा और तड़पता रहा दिल्ली में, और कोई वहां पे गया जी, जबकि सारे के सारे परिवार के लोग राजद के जो आला अधिकारी पदाधिकारी थे, आला कमान के लोग थे, सब लोग वहीं बैठे हुए थे। लालू यादव किसी ने पूछा भी नहीं। अगर पहला फोन किसी ने किया है, मैं डंके की चोट पर और ऑफिशियली मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हमको, हिना साहब को फोन करके बताया कि अब शहाबुद्दीन साहब इस दुनिया में नहीं है। क्या बात करते हैं लोग जदयू की बात करते हैं। जदयू ने वो सब कुछ करके दिया है मुसलमानों के लिए और अल्पसंख्यक के लिए इस बिहार में, जो किसी ने 70 वर्षों में न किया है, न करने की किसी के पास प्रोग्राम है। जैसे कि आपको क्या लगता है इस टाइम जो उसामा साहब चल रहे हैं अपने पुरखा फिलों के साथ, आपको क्या लग रहा है कि में शामिल हो जाएंगे? देखिए सुनिए, इसका मतलब एकदम आप इधर नहीं, क्या वो जदयू में शामिल हो जाएंगे? हमने हम लोगों के कहने के मुताबिक जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट उनको, हाँ, इसका मतलब क्या होता है भाई? हमारे यहाँ के वो जो है सम्मानित सांसद थे, बिहार के थे, तो मुख्यमंत्री का ही कर्तव्य बनता है, मुख्यमंत्री ने अपना कर्तव्य तो निभाया। लेकिन आपकी पार्टी में रहते हुए आपने कौन सा अपना कर्तव्य निभाया, ये पहले बताइए। मैं उनसे जरा पूछिए ना, आप हम ही लोगों से पूछ लेते हैं सारा सवाल, उनसे तो कभी पूछते नहीं है। उनसे भी नहीं पूछते हैं, आप उनसे जरा सवाल पूछिए, तो फिर उनसे उनका जवाब देखिए क्या उनका जवाब होता है। आप जो कह रहे हैं कि उसामा साहब जो है पूरे लाओ लश्कर के साथ चल रहे हैं, चलें, हम लोगों को कोई इतराज नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है, चलिए। जैसे कि हवा चल रही है जदयू पार्टी में आने का, सुन ली बात मेरी, सुन लीजिए कि अगर वो हमारी पार्टी में आते हैं, उनका वेलकम है, कहीं से कोई दो राय नहीं। लेकिन उनको या जो भी हमारी पार्टी में आवे, उसको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो समाजवादी विचारधारा है उसको मान के चलना होगा, उसको मान के चलना होगा। आपका हर उस व्यक्ति का सम्मान करते हैं, और उस व्यक्ति की इज्जत करते हैं, और उस व्यक्ति का हम लोग खैर मकदम करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री के विचारधारा से वो जो है वो मानता है, और माननीय मुख्यमंत्री के विचारधारा को लेके अपने पार्टी में आता है। क्या मतलब क्या मकसद से आप लोग यहाँ पे आए हुए हैं? आपका स्वागत इतना खूबसूरत से हुआ, आपका क्या कहना है? देखिए, हमारे इस जिले के सम्मानित व्यक्ति बिहार प्रदेश ने निर्णय लिया इस संगठन को मजबूत करने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए, जदयू में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शामिल करने के लिए, खास करके अल्पसंख्यकों को बीच में जाकर और अल्पसंख्यक के लोगों को जोड़ने के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमारे जिला के 2 कदावर नेता जनाब मंसूर आलम साहब, जनाब सैयद नजमुल हुदा साहब को वरीय उपाध्यक्ष बनाया गया, और साथ ही हमें भी बिहार प्रदेश का महासचिव बनाकर ये जिम्मेदारी दी गई कि आप मुसलमानों के बीच में जाइए और जितने भी कार्यक्रम माननीय नीतीश कुमार जी मुसलमानों के लिए, अल्पसंख्यक के लोगों के लिए दबे और कुचले के बीच में जो स्कीम चला रहे हैं, इन सारी बातों को लेकर गांव-गांव में, चौराहों पर, दुकानों पर, हर जगह उनके बीच में रखिए। हमारे प्रदेश के जो विपक्ष के लोग हैं सिर्फ ये दावा करते हैं कि नहीं, सिर्फ लालू यादव मुसलमानों का रहबर हैं। मैं इसको नहीं मानता हूँ, पूरे बिहार के मुसलमान नहीं मानते, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाकर
और अपने वोट की राजनीति की जाती है। इसलिए जो भी मुसलमानों के लिए सुरक्षा से लेकर, तालीम से लेकर, इक़्तिदारी से लेकर और तालीमी मियार से लेकर और जो भी काम किया है माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है, लालू यादव ने कोई नहीं किया। लालू यादव ने सिर्फ धोखा देने के लिए काम किया है, मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाया है और सिर्फ धोखा दिया है। इसलिए इस बात को हम लोग मुसलमानों के बीच में जाकर उनको समझा और बुझा रहे हैं और सारी नीतीश कुमार के स्कीम को हम लोग उन तक पहुंचा रहे हैं और बड़े तादाद में मुसलमान माननीय नीतीश कुमार जी के तरफ माइल हो रहे हैं, उनके पार्टी में शामिल हो रहे हैं। आज वही का देन है कि हमारे एक राजद के कदावर नेता, बहुत पुराने नेता, बहुत ज़माने से मैं इनको जानता था, शेख अब्बास साहब आज राजद को अलविदा कर राजद को तौबा करके और तहे दिल से यह माननीय नीतीश कुमार जी के पार्टी में जदयू में शामिल हुए हैं। हम लोग भी बिल्कुल उनको तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करते हैं। चलिए यहाँ पे नाम बताइए ना। शेख अब्बास। यहाँ पे हमारे पास मौजूद हैं शेख अब्बास, जो आरजेडी में यहाँ पे वहाँ आरजेडी में शामिल होकर जदयू में एंट्री आने का क्या कारण है, इनका मकसद क्या है? जी सर, मकसद क्या आपको जदयू में आने का? जदयू में आने का मकसद है कि जदयू गरीबों का मसीहा है। और जो था पहले वो बात बनाने वाला पार्टी था, बस यही हम बोलेंगे। बाद में जितना बात पूछना वो पूछा।